बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा था आप नाराज हो गए होंगे, आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं, और जब ये तब्दील करते हैं तो इनकी अपनी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिस तरह शामिल हुए थे इसी तरह से वापस आ जाते हैं। और अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये हर सिचुएशन में काम करते रहेंगे या इनके लिए कोई हद मुकर्रर है। तो याद रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स की स्पीड को या उनके काम को मुतासिर करेंगे। उन मुतासिर करने वाली चीज़ों को फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कहा जाएगा। ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन 4 अहम फैक्टर्स हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर, और दूसरी चीज़ है पीएच, तीसरी चीज़ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और चौथी चीज़ है खुद एंजाइम्स की कंसंट्रेशन। तो ये 4 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। किसी इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में हीट कितनी है, ये इसकी मेजरमेंट को टेम्परेचर कहते हैं। पहले एक छोटी सी बात समझ लें, ये सेल है, इधर एंजाइम है और इधर सबस्ट्रेट है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी। अब सवाल ये है कि क्या एंजाइम सबस्ट्रेट की तरफ जाता है या सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ जाता है। जी, ये कह सकते हैं आप, लेकिन असल बात ये है कि साइटोप्लाज्म गर्दिश में रहता है और साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग कहलाती है। ये इसी को साइक्लोसिस भी कहते हैं। इस स्ट्रीमिंग में ये जो सबस्ट्रेट है ये भी रैंडम मूवमेंट करता है, कभी इधर टकराया कभी इधर टकराया। इसी तरह एंजाइम भी रैंडम मूवमेंट करता है। तो रैंडम मूवमेंट दोनों की होगी। इसमें बाई चांस जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को कैटालाइटिक साइट खींच के ला के जोड़ेगा, बाइंडिंग साइट इसको खींच के मिलाएगा, फिर कैटालाइटिक साइट इसको ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन का इनडायरेक्टली दारोमदार है इन दोनों की हरकत पर। अब हरकत कैसे होगी, इसके लिए अगर हम हीट फराहम करें तो हीट से हरकत में तेजी आएगी। ये आप जानते हैं ना, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके बुलबुले बनते हैं, कतरे, यानी हरकत तेज हो जाएगी। तो पहले एक छोटा सा लतीफ़ा सुने, फिर समझ में आएगा। तो किसी ने पूछा था कि गर्म तवे पर जब हम मकई के बीज रखते हैं तो वो पॉपकॉर्न में तब्दील होते हैं। तो उसने पूछा कि गर्म तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलते हैं। तो कहा सही जवाब मालूम करना है तो खुद बैठ के देखो, पता चल जाएगा क्यों उछलते है ना। यानी हीट हर चीज को तेज कराती है, हरकत कराती है। तो हीट देंगे तो क्या होगा, ये एंजाइम भी तेजी से हरकत करेगा, सबस्ट्रेट भी तेजी से हरकत करेंगे, और इस तेज हरकत के नतीजे में इनके करीब आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब करीब आने के चांस बढ़ जाएंगे तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ एंजाइम तेज हो जाएगी। अब इसकी मेजरमेंट क्या है, हम 3 तरह के टेम्परेचर का जिक्र करेंगे बेटा। 3 तरह के टेम्परेचर का जिक्र करेंगे। एक कहलाता है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर वो है जिस पर इन दोनों की हरकत न होने के बराबर है, बहुत स्लोली हरकत कर रहे हैं। मसलन 0 टेम्परेचर पर हर चीज़ स्लो होती है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट भी स्लो हो गए। स्लो होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिनिमम हो जाएगी, कम से कम रेट हो जाएगी, बहुत स्लो। और अब अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा दें तो हम एक मेजरमेंट ये दे सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रेट डबल हो जाएगी। यानी हमने टेम्परेचर जो बढ़ाना शुरू किया उतना ही रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, हर 10 डिग्री के बाद पिछली जो रेट थी उससे डबल हो जाएगी। मसलन 0 डिग्री पर जो रेट थी वो 10 डिग्री पर डबल हो जाएगी। और अगर हम इसको फिर 10 बढ़ा दें 20 पर, तो जो 10 पर जो रेट थी वो डबल हो जाएगी। 30 डिग्री करेंगे तो 20 पर जो रेट थी वो डबल हो जाएगी। इस तरह होते होते एक टेम्परेचर आएगा जिसको कहा जाएगा ऑप्टिमम।
ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जिस पर रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। ये स्पीड तेज तरीन होगी, तेज तरीन। अगर हम टेम्परेचर को इससे भी बढ़ाएं तो अब क्या होगा, अब रेट बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगी। घटने क्यों लगेगी, एक हद से ज्यादा हीट तो ये खुद भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो ये एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। तो जहां जाके ये स्टॉप हो जाएगी उसको कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर वो है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन अगेन जीरो हो जाए। जीरो क्यों हो गई, क्योंकि अब एंजाइम ही डीनेचर हो चुका है। एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू हीट। तो जब हीट एक हद से बढ़ जाएगी तो एंजाइम के पुर्जे उधड़ जाएंगे एक तरह से, या उसके अमाइनो एसिड्स के जो बॉन्ड थे, पेप्टाइड बॉन्ड्स, वो टूटने लगेंगे, एंजाइम कट फट जाएंगे। तो डीनेचर होना इसको कहते हैं। जब एंजाइम ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसा, लिहाजा जीरो हो जाएगी। तो बेहतरीन टेम्परेचर कौन सा है, ऑप्टिमम। अब हम अपने जिस्म पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारे जिस्म में टेम्परेचर जीरो तो हो ही नहीं सकता, कम हो गया टेम्परेचर फर्ज करें तो एंजाइम ने काम शुरू किया। कभी आपने महसूस किया बहुत सख्त सर्दी लगी है, आप यूं बैठे हुए हैं, उस वक्त कोई काम आपसे होगा ही नहीं, इवन कोई चीज उठा ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये है कि सारे जिस्म के एंजाइम्स इनएक्टिव हो गए या उन्होंने बहुत थोड़ा सा आस्ते से काम करना शुरू किया। लेकिन जब ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हमारे जिस्म का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम है। इस पर हम चुस्त, यानी जिस्म का टेम्परेचर कह रहा हूँ, बाहर का नहीं, जिस्म का टेम्परेचर अगर 37 होगा तो हम भरपूर तरीके से काम कर सकेंगे। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ गया, फिर गर्मी लगेगी, हाँपेंगे, कोसेंगे अपने आप को। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो सन स्ट्रोक हो जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे। और अगर उसको भी हमने इग्नोर करके और टेम्परेचर बढ़ने दिया जिस्म का तो मर भी सकते हैं। 40 डिग्री पर हो जाए तो हमारी मौत करीब आ जाए। मौत का मतलब क्या है, एंजाइम ने काम छोड़ दिया। तो हर जानदार का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। मसलन हमारा ऑप्टिमम अगर 37 है तो बहुत सारे परिंदों का ऑप्टिमम टेम्परेचर 45 डिग्री है। तो मिनिमम टेम्परेचर आपके ख्याल में ज्यादा खतरनाक है या मैक्सिमम खतरनाक है? मैक्सिमम ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें एंजाइम ही खत्म होता है। मिनिमम में एंजाइम खत्म नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। तो जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एक्टिव होता चला जाएगा और ऑप्टिमम पे जाके फुल एक्टिविटी से काम करेगा। लेकिन जब मैक्सिमम पर पहुंचा तो अब एंजाइम के बचने का कोई चांस नहीं है। जब भी एंजाइम या प्रोटीन का जिक्र आए तो आपने एक चीज ध्यान में रखना, अंडा। अंडे को आपने फ्रिज में रखा, फ्रीज हो गया, फ्रिज से बाहर निकाल के रखेंगे तो वो दोबारा मेल्ट होकर पहली पोजीशन में आ सकता है। लेकिन उबला हुआ अंडा जब एक दफा सॉलिडिफाई हो जाए तो क्या दोबारा लिक्विड बन सकता है? नहीं, बस वो उबला हुआ अंडा समझो डीनेचर इसको। तो एंजाइम भी मैक्सिमम टेम्परेचर पर एक तरह से उबले हुए अंडे की तरह हो जाते हैं। अब ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकते। सर, तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम सेम है? जी जी जी। लेकिन ये जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है या हमारे जिस्म के जितने एंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 37 ही होगा। 37, 36 और 38 के दरमियान होता है। तो एवरेज 37 है, यानी 36 पर भी नॉर्मल काम कर सकते हैं, 38 पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम काम होगा वो 37 पर है। अब दूसरी चीज है पीएच। पीएच आपको मालूम है क्या है? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका आसान तर्जुमा मैं यूँ करता हूँ, फर्ज करें एक माहौल है या एक ऐसी जगह पर एक सेल आ गया है, ये सेल है, इसने काम करना, इसके एंजाइम है। इसके बाहर के माहौल में हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऐसे माहौल को क्या कहेंगे हम? एसिडिक कहेंगे ना। और दूसरा एक और कंटेनर है, उसमें भी एक सेल है और उस सेल के इर्द गिर्द OH की कसरत है। तो जिस माहौल में OH माइनस आयन ज्यादा होंगे उसको क्या कहेंगे हम? बेसिक या अल्कलाइन कहेंगे। तीसरा माहौल है, ये एक और कंटेनर है, इसमें भी एक सेल है। इसमें या तो H और OH है ही नहीं या H और OH बराबर क्वांटिटी में, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल। ये तीन तरह की पीएच होती है, न्यूट्रल। अब हुआ ये है
इसके अपने एंजाइम है, इसके अपने एंजाइम है, इसके अपने एंजाइम है। एंजाइम को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ। एंजाइम किस चीज से बने हैं? प्रोटीन या अमीनो एसिड से। और इनमें हमने कहा था टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड होते हैं। तो होगा क्या? फर्ज करें, हो सकता है इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे हो जो पोलर हो, पोलरिटी की वजह से फर्ज करें उनके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको जब हम इधर डाल देंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने की वजह से एंजाइम के अपने जो पहले से बॉन्ड थे वो टूटने शुरू हो जाएंगे। जब टूटने शुरू हो जाएंगे तो एंजाइम डीनेचर होगा कि नहीं? लिहाजा ये एंजाइम इस पीएच पर तो काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर इस एंजाइम को इधर ला के रखेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, ये आराम से बैठ के काम कर सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं enzymes can perform their activities at a narrow range of pH change. pH की मामूली तब्दीली को एंजाइम बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये pH उनके पहले से मौजूद बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करती है, उसको तोड़ती है। और वो जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी टूट सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी टूट सकते हैं। ऐसी सूरत में एंजाइम डीनेचर। यही वजह है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एंजाइम की मिसाल बताता हूँ। हमारे मुंह की पीएच, सलाइवा जब सिक्रीट होता है तो उसकी पीएच 8 होती है, लेकिन उसमें बफर मॉलिक्यूल्स हैं जो पीएच को चेंज कर सकते हैं। जो ही सलाइवा रिलीज हो जाता है तो मुंह की पीएच होती 6। इस 6 पीएच पर अमाइलेज प्रॉपरली काम कर सकता है, उसका ये ऑप्टिमम पीएच है। यही खुराक और अमाइलेज, जब खुराक और अमाइलेज दोनों नीचे उतरेंगे स्टमक में, तो स्टमक की पीएच है 2, वहाँ जाके ये डीनेचर हो जाएगा, काम नहीं कर सकता। और वहाँ पेप्सिन काम करना शुरू करेगा, क्योंकि वो जो 2 पीएच है वो पेप्सिन के लिए आइडियल है। फिर वो खुराक स्टमक से निकल के आगे चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ की पीएच हो गई ये वाली 8, 9 जब हो जाएगी तो पेप्सिन तो इधर एक्टिव था ना, वो उधर जाके ये इनएक्टिव। हर एंजाइम एक खास पीएच पर काम कर सकता है। अगर ये पीएच डिस्टर्ब हो गई तो ये एंजाइम काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके पहले से बने हुए बॉन्ड वो भी टूट जाते हैं और इसके नतीजे में एंजाइम डीनेचर हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल बता दो आप समझ। फर्ज करें हम रेशमी कपड़े पहनकर किसी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरेंगे तो क्या होगा? कांटे चुभेंगे कपड़ों में, तो वो कांटे कपड़ों को चीर फाड़ करेंगे ना। कपड़ों को क्यों चीर फाड़ किया? यानी क्या किया है? असल में कांटे ने नया बॉन्ड बनाया है, जिसकी वजह से पहले से जो बॉन्ड बना हुआ था वो टूटा, तो कपड़ा फट गया, तो हमारा जो ड्रेस था वो खराब हो जाएगा। इसी तरह ये एंजाइम भी डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो दूसरा फैक्टर कौन सा था? पीएच। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। हमारा तीसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि फर्ज करें आपके पास एंजाइम्स की एक मुकर्रर मिक़दार है और एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखकर सबस्ट्रेट को जूं बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब ये रेट मजीद इजाफा नहीं होगा। वजह क्या होगी? जितने एंजाइम थे वो सारे बिजी हो गए। सारे बिजी होने की वजह से अब सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ाओ वो रेट कांस्टेंट हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे समझ। फर्ज करें 4 अफराद हैं, एक सेब दिया गया, शर्त ये रखी गई है कि एक सेब को एक बंदा खाएगा, तो वो एक बंदा 1 मिनट में एक सेब खाता है, तो हम कहेंगे सेब खाने की रफ्तार क्या है? 1 सेब पर मिनट। अब बंदे तो वही 4 हैं, सेब बढ़ाओ, 2 सेब देंगे तो 2 सेब पर मिनट हो गई, रफ्तार बढ़ गई ना। 3 देंगे तो
3 से परमानेंट हो जाएगी, 4 देंगे तो 4, अब 5 देंगे तो भी 4 रहेगी, क्योंकि वो चारों एक एक सेप खा रहे हैं, 5वां सेप तो इधर पड़ा हुआ। ये है एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इसी का उलट एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन में इस दफा आपने क्या करना है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और एंजाइम्स की तादाद बढ़ाते जाएं या एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, तो ये कन्वर्जन तेज होना शुरू हो जाएगा। सबस्ट्रेट तो कांस्टेंट है ना, और एंजाइम की तादाद बढ़ाते जाएं, रेट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक वक्त आएगा यहाँ भी जब मजीद रेट नहीं बढ़ेगा। अब क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि सबस्ट्रेट खत्म हो गया, उसको तो कांस्टेंट रखा था आपने। When we keep the concentration of substrate constant and increase the number of enzymes, the rate will increase with this increase in enzyme concentration. But after a certain limit, it will stop because all the substrate have been converted into product. तो अब substrate ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम की कंसंट्रेशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है, और इसके अलावा छोटे मोटे फैक्टर्स में टेम्परेचर है, वो भी एंजाइम के रेट को मुतासिर करता है, पानी वो भी इसको मुतासिर करता है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन एक्वस मीडियम ओनली। पानी की मौजूदगी में ये काम कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो ये था जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम्स।